प्रभुनाथ और उसकी पत्नी नाश्ता कर रहे थे और उनकी दोनों लाडली बेटियां मोहिनी और मधु उन्हें गर्मा-गर्म नाश्ता करा रही थीं। ये क्या बाबा, वैसे तो कहते रहते हो कि तुम दोनों बहनें नाश्ता नहीं कराती हो, और आज जब हम नाश्ता करा रही हैं तो आप हमें रोक रहे हो। अरे बेटा, तुम्हें क्या आज ही नाश्ता कराना था? तुम्हें पता है ना कि हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तुम एक काम करो, बाकी की ये कचौड़ी पैक कर दो। तेरी माँ और मैं ट्रेन में खा लेंगे, ट्रेन लेट हो जाएगी। ठीक है बाबा, जो प्लेट में रखा है उसे खत्म कीजिए, बाकी का मैं पैक कर देती हूँ। और हमारे पीछे से तुम दोनों बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना, बड़े प्यार से रहना। 3 दिन की ही तो बात है, हम यात्रा करके जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभुनाथ एक छोटा मोटा व्यापारी था। भगवान की दुआ से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी 2 बेटियां थी, मधु और मोहिनी, और एक बेटा था जिसका नाम मधुर था। लेकिन शादी होने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता था। प्रभुनाथ अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, इसीलिए सुबह सुबह दोनों बहनों ने अपने माता पिता के लिए नाश्ता तैयार किया था, क्योंकि प्रभुनाथ को अपनी बेटियों के हाथों का नाश्ता बहुत पसंद था। प्रभुनाथ अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है और दोनों बहनें घर बिखरे सामान को समेटने लगती हैं। माँ बाबा आज बहुत जल्दी में थे, इसीलिए नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। हे भगवान, मैं इस लड़की का क्या करूं? इतनी बेचैन हो जाती है। अरे बाबा, मैंने नाश्ता पैक कर दिया है और साथ ही साथ अपने हाथ की गरम गरम चाय थर्मस में भी दे दी है। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, भगवान उन लोगों की यात्रा सफल बनाए। रात के 8 बज रहे थे जब टीवी पर दोनों बहनों को खबर मिलती है कि जिस ट्रेन से उसके माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, उस ट्रेन के कुछ डब्बे पटरी से उतर गए हैं। वो दोनों अपने भाई के पास जाती हैं और भाई उस स्थान पर जाकर पता करता है तो पता चलता है कि उनके माता पिता दोनों का ही निधन हो गया है। क्रियाकर्म के बाद एक दिन मधुर और उसकी पत्नी घर आते हैं। कब तक माँ बाबा के जाने का शोक मनाती रहोगी तुम दोनों? ये दुख तो सारी जिंदगी रहेगा भैया। आप बताओ, क्या आप हमारे साथ रहने के लिए आए हो? हाँ हाँ, हम लोग यहीं रहने आए हैं। आखिर ये घर बड़ा है और अब हमारा बच्चा भी तो होने वाला है। उस छोटे से कमरे के फ्लैट में मेरा तो दम घुटता है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आप लोग अगर माँ बाबा के सामने आ जाते तो और भी अच्छा होता। मैं तो यहीं ब्याह कर आई थी, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं आई। और वैसे भी मैं पुरानी बातों को करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम दोनों बहनें अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। वसीयत के मुताबिक तुम्हारे भाई को ये घर मिला है। भैया भाभी ये क्या कह रही हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगी? हम तो तुम्हारी बहन है, तुम ऐसे कैसे हमें घर से निकाल सकते हो? अपने भाई की बातें सुनकर मोहिनी और मधु के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दोनों अपने भाई भाभी के आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते और दोनों बहनों को सामान सहित घर से बाहर निकाल देते हैं और मधुर उन्हें 50,000 भी देता है। अब क्या होगा मोहिनी? हमारे भाई को तो इतनी भी लज्जा नहीं आई कि अपनी जवान बहनों को किस तरह घर से निकाल रहा है। कोई बात नहीं है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। एक न एक दिन मधुर को भी पता चलेगा। पर अब हम दोनों कहाँ जाएंगी? इस तरह किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना भी अच्छा नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा हमारे भाई ने हमें घर से निकाल दिया, तो उनका व्यवहार हमारे लिए बदल जाएगा। एक काम करते हैं, पास ही में कोई सस्ती सी जगह देख लेते हैं। वो दोनों अपने लिए एक हॉस्टल में कमरा ले लेती हैं। अपने बैग वहां रखने के बाद ना जाने भाई को इतनी क्या जल्दी थी हमें घर से निकालने की। 50,000 में क्या होगा? 5,000 तो हमने यहीं पर जमा कर दिए। मधु, हमें कोई काम करना होगा। ये सब क्या हो गया? हम क्या काम करेंगे? हमें तो कभी माँ बाबा ने घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई और वो लोग हमारे लिए रिश्ता देख रहे थे। और मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो किसी ऑफिस में नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती। मुझे तो भीड़ भाड़ से इतना डर लगने लगता है। ऑफिस में नौकरी तो हमें तब मिलेगी ना जब हमें किसी चीज का एक्सपीरियंस होगा। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आता, ना कंप्यूटर आता है और ना ही कोई और काम आता है। दोनों पलंग पर बैठी हुई थीं और सोच रही थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़की वहां जाकर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। दोनों बहनें बाकी लड़कियों के साथ नीचे कैंटीन में जाकर खाना खाती हैं। मैंने सोच लिया है मधु, हम क्या काम करेंगी। मुझे भी बताओ,
क्या वो काम हम दोनों मिलकर कर सकती हैं? काम तो हम दोनों मिलकर ही करेंगे, क्योंकि वो काम हम बहुत समय से मिलकर ही करती आ रही हैं। खुलकर बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? देखो, इस शहर में न जाने कितने लोग हैं जो हमारी ही तरह यहाँ पर आकर रह रहे हैं और अपने अपने काम पर सुबह निकल जाते हैं, जिससे उन्हें नाश्ता करने का वक्त भी नहीं मिलता होगा। कौन सुबह उठकर खाना बनाएगा? क्यों ना हम लोग एक ऐसा काम करें कि सुबह सुबह लोगों को नाश्ता खिलाया जाए। पर तुम्हें क्या लगता है, ये काम सही होगा? उन दोनों बहनों की बातें वहीं बैठी हुई एक लड़की, जिसका नाम निधि था, सुन रही थी। फिर वो उठकर उनके पास चली जाती है। लगता है तुम दोनों बहनों के साथ कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन तुम्हारा ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। सुबह के चाय नाश्ते में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो, यहाँ से कुछ दूरी पर एक बॉयज हॉस्टल है। मेरा दोस्त उस हॉस्टल में रहता है, लेकिन वहां पर नाश्ते की बड़ी दिक्कत है। अगर तुम दोनों बहनें कुछ काम करना चाहती हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उस बॉयज हॉस्टल के सामने काम करना चाहिए, ताकि तुम्हारा काम अच्छे से चल सके। तुम्हारा धन्यवाद। मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मोहिनी है और ये मेरी बहन मधु है। मेरा नाम निधि है और मैं ऑफिस में काम करती हूँ। मेरी बात पर गौर करना। मोहिनी और मधु दोनों निधि को धन्यवाद करती हैं और अपने कमरे में जाकर दोनों बहनें बहुत देर तक निधि की बात पर विचार विमर्श करती हैं और फिर फैसला करती हैं कि वो दोनों बॉयज हॉस्टल के सामने ही सुबह के नाश्ते की दुकान खोलेंगी। 45,000 रुपये बचे हमारे पास। क्या इसमें ये काम शुरू हो सकता है? देखते हैं, काम तो शुरू करना ही पड़ेगा, और अगर कुछ पैसे कम पड़े तो मैं अपने कानों की ये बूंदें बेच दूंगी। माँ ने कितने प्यार से तुम्हें जन्मदिन पर भेंट दी थी। कोई बात नहीं, मेरे कानों में भी है। अगर कुछ पैसे कम पड़े तो हम दोनों बहनें इन्हें बेचकर अपना काम आगे बढ़ाएंगी। अगले दिन सुबह वो दोनों बहनें उस जगह को देखने के लिए जाती हैं। वहीं बॉयज हॉस्टल के ठीक सामने एक फुटपाथ था और वहां खूब सारे हरे भरे पेड़ भी थे। उन्हें वो जगह अच्छी लगी। फिर वो एक दुकान पर जाती हैं और वहां से खाने पीने का सामान खरीद लेती हैं। फिर वो एक गैस चूल्हे की दुकान पर जाती हैं और वहां से उन्हें एक गैस और चूल्हा मिल जाता है। सामान तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम इस सारे सामान को रखेंगी कहाँ? मोहिनी दुकान वाले से बात करती है कि हम अभी थोड़ी देर में आकर ये सामान ले जाएंगी। वो इस बात के लिए राजी हो जाता है। मोहिनी पैसे गिनती है तो अब उसके पास सारे सामान को खरीदने के लिए 20,000 रुपये बचे हुए थे। वो पुराने फर्नीचर की दुकान पर जाती है और वहां एक सेकेंड हैंड खोखा लेने के लिए बात करती है। देखो, मेरे पास तो ये सामान नहीं मिलता, लेकिन वो सामने दुकान देख रही हो, वहां पर तुम किराए पर ले सकती हो। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और फिर वो वहां जाकर बात करती हैं और 200 दिन के हिसाब से उन्हें अपनी मनपसंद चीज मिल जाती है। सारा सामान वो दुकान से लेकर उसके अंदर रख लेते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि वो कल सुबह ही इसे ले जाएगी। अगले दिन दोनों बहनें निधि की मदद से सारा सामान पेड़ के नीचे फुटपाथ पर लगा देती हैं। इस काम में निधि का दोस्त भी उन लोगों की मदद करता है। फिर दोनों बहनें चाय नाश्ते की तैयारी करती हैं, जिसमें ब्रेड पकोड़ा, समोसा, कचौरी और सैंडविच था और गर्मा गर्म चाय और कॉफी भी। तुम इन दोनों बहनों की मदद करना अपने हॉस्टल में, और आसपास के लोगों को भी बताना कि ये दोनों बहनें यहाँ पर बहुत अच्छा चाय नाश्ता बनाती हैं। खाने की खुशबू ही बता रही है कि नाश्ता लाजवाब होगा। चलो, सबसे पहले हम इससे चाय नाश्ता खरीदते हैं। फिर निधि अपने दोस्त के साथ मिलकर ब्रेड पकौड़ा और कचौरी और गर्मा गर्म चाय ले लेती है। खाना खाने के बाद दोनों मधु और मोहिनी की खूब तारीफ करते हैं। बहुत ही बढ़िया नाश्ता, बिल्कुल घर का स्वाद। इस स्वाद के लिए तो तुम्हें मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ सभी लड़के सुबह सुबह भागने में लगे रहते हैं। नाश्ता करे हुए तो उन लोगों को पता नहीं कितना समय हो गया। अगर तुम सुबह जल्दी आकर यहाँ पर नाश्ता तैयार करो तो मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा ये काम बहुत आगे तक जाएगा। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। कल सुबह हम लोग यहाँ पर 6 बजे ही अपनी दुकान लगा लेंगी। निधि और उसका दोस्त वहां से चला जाता है, पर वो अपने कुछ दोस्तों को भी मोहिनी और मधु के बारे में बता कर जाता है। इसीलिए सभी लोग धीरे धीरे करके उनकी दुकान पर आने लगते हैं। ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी है, लेकिन अगर अच्छा होगा आप लोग आलू के पराठे भी अगर बनाए तो। मैं सच कहता हूँ, आलू के पराठों के सब दीवाने होते हैं। उस लड़के की ये बात मोहिनी और मधु को अच्छी लगती है और वो अपने नाश्ते में पराठों को भी शामिल कर लेते हैं। सुबह सुबह 5 बजे वो दोनों बहनें वहां आ जाती हैं और खाने की तैयारी शुरू कर देती हैं और 7 बजे तक वहां पर धीरे धीरे लड़के और आसपास के लोग
नाश्ता लेने के लिए आने लगते हैं। और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिर दोनों बहनें अपना एक छोटा सा चाय नाश्ता बार खोल लेती हैं। उनके भैया भाभी को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो दोनों जल भुन जाते हैं, लेकिन दोनों बहनें किसी की भी परवाह किए बिना अपने चाय नाश्ता बार में बहुत तरक्की करती हैं। सोनपुर नामक एक छोटे से गांव में मदन लाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी इकलौती बेटी आरती थी। आरती बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। गांव की होने की वजह से वो बहुत सीधी सादी थी और उसे शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन उसके लिए शादी का जब रिश्ता आता है तो वो शहर से आता है। एक दिन उसकी होने वाली सास पद्मिनी अपने बेटे और बेटी के साथ आरती को देखने के लिए आती है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी एक नजर में पसंद आ गई। हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस हम आपकी बेटी को जल्द ही ब्याह कर ले जाएंगे। बहन जी, मेरी बेटी गांव की सीधी सादी सी लड़की है। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्यार से समझा देना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भी बेटी की माँ हूँ, सब समझती हूँ। वो लोग वापस घर आ जाते हैं। तब पद्मिनी का बेटा कमल अपनी माँ से कहता है, माँ, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कुछ ज्यादा ही सीधी सिंपल है। बेटा, मेरी नजरें बड़ी पारखी हैं। मैंने उस लड़की के अंदर बहुत सारे गुण देखे हैं। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। तुम तो बस शादी की तैयारी करो। कुछ महीने बाद ही कमल और आरती की शादी धूमधाम से हो जाती है और आरती गांव को छोड़कर शहर आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कमल अपनी बहन और आरती के साथ बाजार में सामान खरीदने जाता है। तभी, भैया, बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना वो नुक्कड़ वाली दुकान पर गरम गरम छोले भटूरे खाते हैं। हाँ यार, भूख तो बहुत तेज लगी है। चल ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले छोले भटूरे खा लेते हैं, उसके बाद बाकी का सामान ले लेंगे। वो तीनों छोले भटूरे वाली की दुकान के पास जाते हैं। वहां काफी भीड़ थी। उस दुकान के भटूरे बहुत फेमस हैं। वो दुकान वाला बड़े बड़े भटूरे बनाया करता था। आरती ने आज से पहले कभी भी भटूरे नहीं खाए थे। वो इतने बड़े भटूरे देखकर अचानक से बोल पड़ती है, अरे बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी पूरियां हैं। ऐसा बोलते ही आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि कमल और उसकी बहन भी। लेकिन फिर कमल गुस्से में आरती की तरफ देखता है और कमल की बहन अपनी भाभी से कहती है, भाभी, थोड़ा धीरे बोलो, ये पूरियां नहीं भटूरे हैं। आपने इतनी तेज से बोला, देखो आसपास के सभी लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इन्हें भटूरे कहते हैं। मैंने आज से पहले इन्हें कभी खाया भी नहीं है। मैंने माँ से कहा था कि किस फूहड़ को मेरे पल्ले बांध दिया है, जिसे भटूरे और पूरी में अंतर भी नहीं पता। आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेज भूख के कारण वो कुछ नहीं बोलती और तीनों चुपचाप खड़े होकर छोले भटूरे खाने लगते हैं। घर आकर कमल अपनी माँ को सारी बात बताता है और गुस्से में बोलता है, और ले आओ अपनी सुघड़ बहू को गांव से। कितनी शर्मिंदगी हुई, सब लोगों के सामने मुंह फाड़ कर बोल दिया बड़ी बड़ी पूरियां। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है बेटा? जिस चीज के बारे में वो जानती ही नहीं थी तो निकल गया मुंह से। बेटा, जिस चीज के बारे में तुझे पता ना हो तो पहले पूछ लेना, इस तरह तेज तेज से मत बोलना। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो, जल्दी सब कुछ समझ जाओगी। हाँ, क्यों नहीं माँ, पहले तो अपनी लाडली बहू को यह समझाओ कि पूरी पूरी होती है और भटूरे भटूरे होते हैं। आरती के मन को कमल की बात लग जाती है। वो घर पर ही भटूरे बनाने की प्रैक्टिस करने की सोचती है। वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, वो उस दिन जो हमने भटूरे खाए थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैं उन्हें घर में बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे बनते हैं। आप मुझे बताओगी? अरे कोई मुश्किल नहीं है बेटा, बस पूरी में गेहूं का आटा लगता है और वो मैदे से बनती है। चल आ, मैं तुझे बनाना सिखाती हूँ। पद्मिनी आरती को भटूरे बनाना सिखाती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी आरती से भटूरे नहीं बन पाते। शाम को वो जैसे तैसे बने हुए भटूरे कमल और अपनी ननद को खाने के लिए दे देती है। कमल हाथ में भटूरा लेकर हंसने लगता है। तुम जाहिल और जाहिल ही रहोगी, तुम्हें शहर के रंग ढंग कभी नहीं आएंगे, तुमसे तो भटूरा तक नहीं बना। सच कहा था तुमने बड़ी बड़ी पूरी, तुमने तो बड़ी बड़ी पूरी ही बनाकर रख दी। भाभी, तुम ये एक्सपेरिमेंट रहने दो, तुम्हारे बस के नहीं है भटूरे बनाना। आप कोशिश कर रही हो लेकिन भटूरे बन नहीं पा रहे तुमसे। भैया, मैं इतने तेल वाले भटूरे नहीं खा सकती, आप मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो प्लीज। पद्मिनी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप एक भटूरा खा लेती है। आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो खुशी खुशी में इतने सारे भटूरे बना दिए जो सबको पूरी लग रहे हैं। अब वो इनका क्या करे? तभी उसे नुक्कड़ पर बैठी हुई एक गरीब भिखारन का ख्याल आता है और वो सारे भटूरे और छोले पैक कर वहां ले जाती है। अम्मा,
मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ, मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद बनाया। पर पर घर में किसी को पसंद नहीं आए। मैं इनको फेंकना भी नहीं चाहती, इससे अन्न का अनादर होगा। आप इन्हें ले जाओ और अपने परिवार के साथ खा लेना, और ना अच्छे लगे तो फेंक देना। नहीं नहीं बेटा, मैं फेंकूंगी क्यों? पूरा दिन यहाँ बैठकर भीख मांगती हूँ 2 टाइम के खाने के लिए, तो ये मुझे दे दो। और मेरी एक बात याद रखना, कोई भी जन्म लेते ही कोई चीजें नहीं सीख कर आता है, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, आज के बाद तेरे हाथ के बने हुए छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनेंगे, सब हाथ चाट चाट कर खाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, इनको खा लेना, अब मैं कभी छोले भटूरे नहीं बनाऊंगी। आरती का दिल बड़ा दुख रहा था। वो मन ही मन सोच लेती है कि जो चीज मुझे नहीं आती वो अब मैं कभी नहीं बनाऊंगी। समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन कमल बुखार से तपा हुआ घर आता है। अरे, आपको तो तेज बुखार हो गया, आप आराम से लेट जाओ, मैं आपके लिए अभी खाना और दवाई लेकर आती हूँ। तुम रहने दो, शिखा से कह दो, वो दे देगी। तुम न जाने दवाई के नाम पर क्या खिला दो। कमल की बहन आकर उसे दवाई दे देती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। कमल ने जो खाट पकड़ी फिर छोड़ी ही नहीं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया गया, पानी की तरह पैसा बह गया, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ, जिस कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। माँ, मैं सोच रही थी कि कोई नौकरी ढूंढ लो। हे भगवान, समय कैसे बदल जाता है। आज अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं बता नहीं सकती। तभी कमल आरती को आवाज देकर बुलाता है। मैं जानता हूँ मेरी बीमारी पर बहुत पैसा खर्च हो गया है, तुम सब परेशान हो, लेकिन आरती, मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। छोले भटूरे? माफ करना, लेकिन अभी घर में इतने पैसे नहीं है। हाँ, थोड़े से छोले रखे हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए घर पर ही बना सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं छोले भटूरे बनाना नहीं जानती, लेकिन अगर आपका मन कर रहा है तो मैं बना दूंगी। दवा खा खाकर मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया है। ठीक है आरती, तुम छोले भटूरे बना लो। आरती रसोई में जाकर छोले भटूरे बनाने की तैयारी करने लगती है, और थोड़ी ही देर में वो छोले बना जैसे ही भटूरे बनाने लगती है। हे भगवान, मुझे तो भटूरे बनाने भी नहीं आते, ये फिर खराब बन जाएंगे। कमल का बहुत मन है, अब क्या कर सकती हूँ। आरती भटूरा बेल कर जैसे ही कढ़ाई में डालती है, वो बिल्कुल बाजार के भटूरे जैसा बनता है। ये देखकर आरती खुश हो जाती है। वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह कई भटूरे बनाती है, और वो बिल्कुल बाजार के जैसे दिखाई दे रहे थे। जब वो कमल को खाने के लिए देती है तो वो तारीफ कर उठता है। वाह आरती, तुमने तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाए हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। गजब के छोले भटूरे हैं, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं खाए। भाभी, आपने तो उस दिन के बाद कभी छोले भटूरे बनाई नहीं, और आज बनाए तो गजब के बना दिए। मैं तो सोच रही हूँ क्या नौकरी करना, क्यों ना हम लोग छोले भटूरे की दुकान ही खोल लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपना काम कर सकते हैं। क्या आप लोग सच कह रहे हैं? ये वाकई में इतने अच्छे बने हैं? तीनों हाँ बोलते हैं और छोले भटूरे की बहुत तारीफ करते हैं। आरती को भी अच्छा लगता है। आज पहली बार कमल और उसकी बहन ने उसके खाने की तारीफ दिल खोल कर की थी। पद्मिनी अपने हाथ से कंगन निकालकर आरती और शिखा को देती है और कहती है कि इन्हें बेचकर छोले भटूरे के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब ले आओ। दोनों बाजार जाकर सामान ले आती हैं और कुछ ही दिन में वो छोले भटूरे बेचने का काम शुरू कर देती है। आरती छोले बनाने के बाद जल्दी जल्दी भटूरे बनाने लगती है और देखते ही देखते फूले भटूरे निकलने शुरू हो जाते हैं। देखो, औरत होकर भी छोले भटूरे बेच रही है, और वो भी कितने स्वादिष्ट। मैं लिख कर दे सकती हूँ, इस औरत का काम इतना अच्छा है कि थोड़े ही दिनों में इसकी दुकान चल पड़ेगी। मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे कभी नहीं खाए। भटूरे देख रही हो तुम, कितने फूले फूले हैं, और इनमें तेल भी नहीं है। धीरे धीरे आरती की दुकान के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। आरती को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर वो इतने अच्छे छोले भटूरे कैसे बनाने लगी है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन उस भिखारिन ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसके हाथ के बने हुए छोले भटूरे सभी को पसंद आएंगे। हे भगवान, इसका मतलब उन अम्मा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था उसके जादू से ये जादुई छोले भटूरे बन रहे हैं। वो मन ही मन उस औरत को धन्यवाद देती है। थोड़े ही दिनों में उनका काम बहुत अच्छा हो जाता है। वो कमल का इलाज बड़े शहर में कराने का सोचती है और अपनी ननद को पैसे देकर कहती है कि तुम अपने भाई का इलाज कराओ, मैं यहाँ पर छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो आरती, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा, तुम्हारे गांव का होने पर तुम्हें फूहड़ कहा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है, तुम मुझे इलाज के लिए बाहर भेज रही हो। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप मेरे
घर मेरा तो हम लोग मिलकर ही तो काम करेंगे ना, बस आप जल्दी से ठीक होकर आ जाओ। और आरती जादुई छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाने लगती है। उधर शिखा भी अपने भाई का इलाज कराती है और कुछ समय बाद कमल ठीक होकर वापस आ जाता है और आरती के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगता है। आरती की मेहनत और जादुई छोले भटूरे की वजह से उन लोगों के हालात जल्दी ही सुधर जाते हैं।